हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ज़ोरों शोरों से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न को आपने अच्छे से देख लिया होगा कि IBPS PO प्री में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि IBPS PO का प्री, जिन लोगों का 11th को IBPS PO का एग्ज़ाम है, उन्हें कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिससे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकें। जिन भी कैंडिडेट्स का 11th को IBPS PO का एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आते हैं, सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन में आते हैं। देखिए, रीजनिंग मैथ्स या इंग्लिश तीनों सेक्शन में ही आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि आपको जो सेट वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें एक क्वेश्चन में एक पज़ल को सॉल्व करने में जैसे आप 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, 5 सेट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं। उससे क्या होगा, उससे आप कम टाइम देके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे और सही आंसर दे पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक पज़ल सॉल्व की है अगर, तो आप उस एक पज़ल को सॉल्व करके 5 क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि आप 5 क्वेश्चंस का सेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप पहले अटेम्प्ट करिएगा। जैसे रीजनिंग में आ जाते हैं हम। रीजनिंग में जब आप रीजनिंग सेक्शन को करेंगे तो उसमें सेट जो पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी सेट वाइज रहता है, 5 क्वेश्चंस का सेट रहता है। इसके अलावा सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सब में भी 5 क्वेश्चंस का सेट रहता है। बट आप पहले पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट को मत उठाइएगा, क्योंकि पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट में एक दो पज़ल ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। मे बी एक पज़ल उसमें होगी जो डिफ़िकल्ट होगी। एग्ज़ाम में आप सबसे पहले सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन या कोडिंग, डिकोडिंग, इनमें से जो भी टॉपिक आते हैं वो आपको उसमें देखने हैं जल्दी से, और सबसे पहले आपको ये टॉपिक्स करने हैं। उससे क्या होगा, जब आप सिलॉग्स उठाते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम में सिलॉग्स करना स्टार्ट करते हैं, आपने 1 मिनट में सिलॉग सॉल्व कर ली और उसके 5 क्वेश्चंस कर लिए आपने 2 मिनट में। उस समय पे क्या होता है कि एक तो जो एग्ज़ाम का प्रेशर हमारे ऊपर होता है वो कम हो जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो सबसे पहले आप सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन या कोडिंग, डिकोडिंग, ये जो थोड़े इजी टॉपिक्स हैं इनको उठाइएगा और इनके 5 क्वेश्चंस आप जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। देन फिर इसके बाद आप पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट पे जाइएगा। पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपकी एक पज़ल ऐसी रहेगी जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहेगी, बट 3 पज़ल आपकी करने लायक रहती हैं एग्ज़ाम में। तो आपको देखना पड़ेगा उसमें कि कौन सी पज़ल आप कर सकते हो। अगर आपने कोई पज़ल उठाई और आपने ट्राई किया 1 बार 2 बार, आपसे नहीं बन रही है, तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब उसमें लग के मत रह जाइएगा कि आपको वो पज़ल करनी ही करनी है। आप वहाँ पे उस पज़ल को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए तुरंत। बट हाँ, अगर आपकी 4 पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट आ रहे हैं तो उसमें से आप 3 आराम से कर सकते हैं। देन फिर अगर आपके पास लास्ट में 3-4 मिनट का टाइम बचता है ये सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद, तो 2-3 मिनट में आपको जो लीनियर क्वेश्चंस होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस जो रहते हैं आपके, जैसे वर्ड बेस्ड होते हैं या नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं या सीरीज़ का एक लाइन का क्वेश्चन होता है, आपको उन क्वेश्चंस को जल्दी से देखना है और उनमें से आपको 1-2 क्वेश्चंस करने हैं जो कि ईज़िली आप कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे कि नंबर बेस्ड का क्वेश्चंस होता है वो आप इजीली कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको जल्दी से अटेम्प्ट करना है। देन फिर आपको सेकंड क्वेश्चन पे आना है। अगर कोई डायरेक्शन का 1 लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको आपको करना है वहाँ पे। इस तरह से आपको रीजनिंग को 1 बाय 1 पिकअप करके चलना है। एकदम से वहाँ पे आपको हड़बड़ाना नहीं है कि अरे कौन सा क्वेश्चन पहले करूँ, एग्ज़ाम छूट जाएगा। आपको माइंडसेट लेके चलना है वहाँ पे, पहले से ही डिसाइड करके चलना है कि पहले मुझे ये क्वेश्चन करने हैं, देन फिर मुझे इसमें आना है, फिर देन मुझे इसमें आना है। क्योंकि अगर आप पहले से ये चीज़ सोच के नहीं जाएंगे एग्ज़ाम में तो वहाँ पे आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि मैं क्या करूँ अटेम्प्ट और क्या ना करूँ। तो आपको इस चीज़ को पहले से ही माइंडसेट करके रखना है। अगर आप कहीं लिख लीजिए कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। स्टार्टिंग 10 मिनट्स में आपको ये करने हैं टॉपिक्स, फिर 5 मिनट्स में ये करने हैं, देन 5 मिनट्स में ये करने हैं।
ऐसे करके आप डिवाइड कर लीजिए और 1 बाय 1 टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी बोल रही हूँ तो वहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाए आपके एग्ज़ाम में। हो सकता है कि इनइक्वालिटी की जगह आपके एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग दिया हो, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, डायरेक्शन, नंबर सीरीज़, ये 5-6 ऐसे टॉपिक्स हैं जो सेम लेवल के रहते हैं हमेशा प्री में। एटलीस्ट मेंस में आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है, बट प्री में जो इन टॉपिक्स का डिफ़िकल्टी लेवल रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। आपका इजी टू मॉडरेट आएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। इस अकॉर्डिंग हमें रीजनिंग सेक्शन को कंप्लीट करना है 20 मिनट्स में। कोशिश करनी है रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सारे स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करते हैं। अगर आप उसमें लैग कर गए तो वो आपके रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट डाल सकता है। देन फिर आते हैं इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश में ज़्यादातर आपको सेट वाले क्वेश्चंस ही मिलेंगे, जैसे 5 एरर डिटेक्शंस मिलेंगी आपको, क्लोज टेस्ट मिलेगा 5 क्वेश्चंस का, पैराजम्बल्स मिलेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। तो इसमें भी लेकिन आपको कोशिश करनी है कि पहले आप एरर डिडक्शन हो गया, आपके अगर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, पैराजम्बल्स हो गए, रीअरेंजमेंट हो गया, इन सब क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। देन फिर आपको आ जाना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप बाकी क्वेश्चंस नहीं भी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, या अगर आपका इंग्लिश उतना नहीं अच्छी है, इंग्लिश में आपकी पकड़ उतनी नहीं है, तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। बट डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के आंसर मत मार्क करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हर एक वर्ड के काफ़ी सारे मीनिंग निकलते हैं। आपको वो क्वेश्चन में वो वर्ड देखना है, देन आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जाना है, उस पूरे सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है, देन आपको आंसर मार्क करना है। डायरेक्ट अगर आपने क्वेश्चन में मीनिंग देखा और आपने सोचा कि हाँ इसका मीनिंग तो मुझे पता है, ये होगा इसका सिनोनिम या ये होगा इसका एंटोनिम, तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो सही ना बैठ रहा हो। ठीक है, और देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। माइनस मार्किंग रहती है एग्ज़ाम में, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ा ध्यान रख के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि आपने 90 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और आपके सारे माइनस मार्किंग में जाके सिर्फ 40 नंबर बन रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलिएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी आप सेम पहले एरर डिडक्शन, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, एरर डिटेक्शन हो गया, उसे आप इजीली कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, उसे आप इजीली कर सकते हो। रीअरेंजमेंट आप इजीली कर सकते हो। पैराजम्बल्स आप अगर नहीं बना पा रहे हो वहाँ पे, तो उसका फर्स्ट सेंटेंस आप आराम से उसमें ढूंढ सकते हो और लास्ट सेंटेंस भी आप आराम से ढूंढ सकते हो उसमें। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी जैसे अगर 10 क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं और आपने पैसेज पढ़ा और आपको 10 क्वेश्चंस में से सारों का आंसर नहीं समझ आ रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के, तो आप उनमें से एंटोनिम सिनोनिम वाले 3-4 क्वेश्चंस कर लीजिए और 1-2 उसमें इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के स्टार्टिंग पैसेज से ही आपको मिल जाएंगे। आप 1-2 वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया है तो आपको पूरे 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वो आपको वहाँ पे जज करना पड़ेगा कि कितने में आप श्योर हो। 100% कोई नहीं श्योर होता है, बट फिर भी आप जब आंसर मार्क करोगे तो आपको समझ आएगा कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। तो उस अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। सेम एरर डिडक्शन में अगर 5 एरर डिडक्शन दी हुई हैं, सारी अलग अलग होंगी। अगर आपको पाँचों का नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्ट आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप 5 मत अटेम्प्ट करिए, आप 3 अटेम्प्ट करिए जिसमें आपको श्योर हो कि हाँ इसका तो यही होगा, फाइनल है। ठीक है, सेम रीअरेंजमेंट में एंड क्लोज टेस्ट अगर आपका आ जाता है तो वो ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। उसमें अगर क्लोज टेस्ट में आपके 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टोरी बेस्ड एक पैसेज होता है।
अगर आप उसे अच्छे से समझ के पढ़ेंगे और चारों ऑप्शन को पढ़ के आंसर देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें अगर आपके 5 क्वेश्चंस आपने आंसर किए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, तो आपके उसमें से 4 क्वेश्चंस आराम से सही होने ही हैं अगर आपने प्रैक्टिस करके गए हो तो। देन फिर आ जाते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आपके पास देखिए DI के क्वेश्चंस आएंगे 15 से 20, 3 या 4 DI आ जाएंगी। मिसिंग नंबर्स, क्वाड्रेटिक आ जाएगी, अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन आ जाएंगे, मिसिंग सीरीज़ आ जाएंगी, मिसिंग नंबर सीरीज़। इसमें आपको अर्थमेटिक के सेक्शन को थोड़ा साइड में रख के चलना है क्योंकि अर्थमेटिक के आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे। आप एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका आंसर देंगे, सॉल्यूशन करके उसका आंसर देंगे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और आप इतना टाइम देके सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि पहले आपको 5 क्वेश्चंस के सेट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, सिंप्लीफिकेशन हो गया। आप देखिए जल्दी से एग्ज़ाम में कि क्या सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है एग्ज़ाम में। अगर दिया हुआ है आप जल्दी से 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के अटेम्प्ट कर लीजिए। 2 मिनट का शायद टाइम लगेगा 5 क्वेश्चंस करने में, 2 से 3 मिनट मान लीजिए, बहुत ज़्यादा अगर आपको है, वरना इतना सफिशिएंट है 2 मिनट सिंप्लीफिकेशन के लिए। और इसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आई है उसके क्वेश्चंस उठा लीजिए। अगर नंबर सीरीज़ आई है तो उसके क्वेश्चंस उठा लीजिए। सेम इसमें भी नंबर सीरीज़ में 5 नंबर सीरीज़ आती हैं, एक थोड़ी डिफ़िकल्ट डाल देते हैं कभी कभी, जो कि आपको नहीं समझ आएगी कैसे सॉल्व होनी है, तो उसके पीछे नहीं पड़ जाना है वहाँ पे, उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको आना है तुरंत, अगर आपसे नहीं बन रहा है वहाँ पे देन। और अगर बन रही है नंबर सीरीज़, आप 5 नंबर सीरीज़ पूरी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप मैथ्स में आएंगे DI में। ये 3-4 टॉपिक्स अगर आपके में आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़ एंड सिंप्लीफिकेशन, इनको अटेम्प्ट करने के बाद आप आएंगे DI में। DI में आप आएंगे तो DI भी आपको 3 DI दी होंगी, तो आपको वहाँ पे देख के जज करना है कि कौन सी DI सॉल्व हो जाएगी आपसे। तो 2 DI आपसे ईज़िली हो जाएंगी, तीसरी आप देख सकते हैं उसमें, उस DI में हो सकता है कि 2 क्वेश्चंस आपसे हो जाएं, 3 क्वेश्चंस ना हो, कोई बात नहीं, आपसे 2 जो क्वेश्चंस उसके हो जा रहे हैं आप वो क्वेश्चंस कर लीजिए। 3 अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, 2 DI आप पूरी अटेम्प्ट करिए। जो 3rd DI है अगर उसके सारे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं तो जो भी आपसे वहाँ पे बन पा रहा है आप वो करिए। देन फिर जब आप DI अपनी अटेम्प्ट कर लेते हैं वहाँ पे, फिर सिर्फ आपका रह जाएगा अर्थमेटिक का सेक्शन। अर्थमेटिक के सेक्शन में आपके अगर 10 क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि, क्योंकि आपके पास उस समय जब आप अर्थमेटिक में आएंगे तो शायद ही आपके पास 5 मिनट रह गए होंगे एग्ज़ाम में, तो आपको जल्दी से देखना है कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे जब मैं एग्ज़ाम देती थी तो मैं अर्थमेटिक में एवरेज, एज और टाइम एंड वर्क, ये सब क्वेश्चंस मैं जल्दी से ढूंढती थी और करती थी, और ये क्वेश्चंस हो भी जाते हैं ईज़िली, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ऐसे डाले जाते हैं। प्री में 2-3 अर्थमेटिक के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको सॉल्व करने में बहुत माथापच्ची है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा और आपके क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे। तो उन क्वेश्चन से हमें बचना है, उन पे हमें जाना ही नहीं है, हमें ढूंढना है। 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन में 4 से 5 ऐसे होंगे जो आप कर सकते हो, जिनको अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आप उनको सॉल्व कर लोगे। तो उन 5 क्वेश्चंस को आपको देखना है और बहुत ही समझदारी के साथ वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही समझदारी के साथ आपको क्वेश्चंस को चूज़ करना है और उन्हें अटेम्प्ट करना है। क्योंकि देखिए आपको ओवरऑल भी अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, सेक्शनल वाइज भी अपने मार्क्स अच्छे रखने हैं, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है। अगर आप रीजनिंग में 35 कर ले, रीजनिंग में 35 कर ले गए, मैथ्स में भी आप 35 कर ले गए, और अगर इंग्लिश में आपका सेक्शनल ही नहीं क्वालिफाई हो पाया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको बहुत ही समझदारी के साथ वहाँ पे क्वेश्चन का सिलेक्शंस करना है। और इतना कोई इसमें ये सब चीज़ें आपकी कहाँ से डेवलप होंगी, ये सब चीज़ें आपकी डेवलप होंगी प्रैक्टिस से।
जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका आपको बताया है, जब आप घर पे एसटी देते हैं तो आप एक दो बार ट्राई करिए, इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, तो आप खुद देखेंगे कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के अपने एग्ज़ाम को देना है, इस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस भी ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं और एक्यूरेसी भी आपको पूरी रखनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।